हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जनवरी के लास्ट वीक के दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। जो पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, व्हाट इज द नीड टू फोकस ऑन इंडिजिनियस प्रोडक्शन। ओके, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट लैंड डिस्प्यूट। क्या है टॉपिक? इंटर स्टेट लैंड डिस्प्यूट। क्लियर है? तो ये हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारा पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, या फिर हमारा चाइना के साथ, ये स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के साथ हम लोग का लैंड डिस्प्यूट रहता है, राइट? बॉर्डर डिस्प्यूट जो बोलते हैं, बॉर्डर लैंड डिस्प्यूट। लेकिन डू यू नो, स्टेट्स टू स्टेट के बीच में भी एक तरह से जो लैंड डिस्प्यूट है वो रहता है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, आसाम और मेघालय बॉर्डर पे एक तरह से क्रॉस फायरिंग हुई थी, जहां पे अराउंड 10 लोगों की जान चली गई थी, राइट? ऐसे ही आप लोगों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो बेलगाम रीजन है, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, राइट? गुजरात राजस्थान के बीच में है ये वाला रीजन भी, एक तरह से आप लोगों का डिस्प्यूटेड रीजन है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जो कि स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक। हमारे आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फंडा की पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज अभी वो स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी फंडा के हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पेपर 1 में अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, उससे पहले आप लोगों को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए होती है एक टेस्ट सीरीज, एक रिलायबल टेस्ट सीरीज। ओके, तो स्टडी फंडा आप लोगों के लिए लेके आए एक टेस्ट सीरीज। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है इंडिया इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड ये वाला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सीएपीएफ पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। इसमें क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ सकता है कि इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, या डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, यानी कि भारत में ही जो डिफेंस इक्विपमेंट है या प्रोसेसेस है उनका एक तरह से बनना। क्लियर है? इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है देसीकरण। क्लियर है? ओके, यानी कि भारत, हम किसी बाहर वाली कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, हम खुद ही सब कुछ करें। तो पहला चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो पहला एक फैक्ट है, आप लोग इससे अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, वो हमारी 92,708 करोड़ हुई थी। दैट इज अराउंड रफली अराउंड 11 बिलियन डॉलर। क्लियर है? और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक हमें ये 25 बिलियन डॉलर तक की करनी है। और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लास्ट 5 सालों में 8 गुना बढ़ चुका है। यानी कि जो हम पहले सामान बाहर भेजते थे, जितना हम पहले भेजते थे, आज के टाइम में पिछले 5 सालों में हम लोग 8 गुना ज्यादा भेजने लगे हैं। ठीक है? और ये क्यों हो पाया है? क्योंकि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, क्योंकि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में ही हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट या सर्विसेज को एक तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं, या सर्विसेज, डिफेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी सर्विसेज हम मोर देन 75 कंट्रीज को करेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? और जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट है वो है हमारा 463 मिलियंस के अराउंड। क्लियर है? और जो एक सिप्री है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। यानी कि हम सबसे ज्यादा, सेकंड मतलब कि सबसे पहले पे है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। दूसरे नंबर पे बात आती है भारत की। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर जस्ट बिहाइंड सऊदी अरेबिया। क्लियर है? और दूसरी सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, यानी कि जो हम डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, वो हम खरीदते हैं रशिया से 49%, और फ्रांस से हम लोग खरीदते हैं 18%, इसराइल से हमारा 13%। तो अगर आप लोग देखोगे इंडिया के जो टॉप आर्म सप्लायर्स है वो कौन कौन है? रशिया, फ्रांस, इसराइल। रशिया, फ्रांस, इसराइल। और अभी एक क्वेश्चन निकल के आता है, रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद काफी सारे लाइक कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, राइट? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद काफी सारी कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शन लगाया। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जो डिफेंस हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम उसको ज्यादा बूस्टअप करें। अपने जो इंडिया का खुद का एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको हम ज्यादा बूस्ट करें, ताकि हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, अगर वो हम अपने कंट्री के अंदर ही बनाने लगे तो ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो
डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट विद इन ए कंट्री, यानी कि भारत अंदर, कंट्री के अंदर ही ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करना या डेवलप करना। क्लियर है? ताकि हम लोगों की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लेट से अगर हम लोग रशिया से हथियार खरीदते हैं, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री में तो मिलते नहीं होंगे, हमें कुछ पैसा देना पड़ता होगा, राइट? तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी कम होता होगा। आर यू गेटिंग इट गाइज? और एक तरह से अगर हमें लॉन्ग टर्म में चीजों को देखना है, तो हमें यह भी देखना होगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट रहे, हम सेल्फ रिलायंस रहे, हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, क्योंकि हो सकता है भारत जो है ना, काफी सारी ऐसी कंट्रीज से घिरा हुआ है जिनके साथ भारत के रिलेशन काफी अच्छे नहीं है, राइट? तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए 1983 में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 5 मिसाइल सिस्टम को बनाया गया था, ओके, जिसकी आप लोगों, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, पटना, PATNA, पटना। पटना के अंदर बेसिकली 5 मिसाइल सिस्टम बनाए गए थे। पहला पृथ्वी, जो कि सरफेस टू सरफेस थी, आकाश सरफेस टू एयर थी, त्रिशूल द नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी, नाग एंटी टैंक एग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसमें से जो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत त्रिशूल जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बाकी चारों के चारों ये सक्सेसफुल थे। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जितने भी ये 5 मिसाइल सिस्टम थे सबके सब सक्सेसफुल थे, तो गलत हो जाएगा, त्रिशूल सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मुझे एक आप बेसिक सा डिफरेंस बताना, ये डिफरेंस आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? मिसाइल और रॉकेट में क्या डिफरेंस है? मिसाइल और रॉकेट में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम 2 लाइंस, 2 लाइंस में ये डिफरेंस बताना, कहीं चेपना नहीं है, मतलब अगर कहीं से पढ़ो भी तो एटलीस्ट अपने वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज करें, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को मालूम है मिसाइल और रॉकेट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड टू फोकस ऑन इंडिजिनाइजेशन प्रोडक्शन, यानी कि हमें भारत में इंडिजिनियस प्रोडक्शन पे फोकस करने की जरूरत क्यों है? इंडिजिनियस प्रोडक्शन का मतलब है कि भारत के अंदर ही डिफेंस इक्विपमेंट को बनाना, रेदर देन हम कहीं बाहर से इंपोर्ट करें। तो सबसे पहला जो कंसर्न आता है वो है नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है? पोजेसिंग डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंस। ऑब्वियस सी बात, अगर हम घर में ही बनाएंगे तो हमें बाहर वाली कंट्रीज पे ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन क्रिएट न्यू वेपन्स नॉट अवेलेबल टू द राइवल नेशन अनलाइक इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज। अगर हम लोग अपनी ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ ऐसे हथियार, कुछ ऐसे वेपन्स बना सकते हैं जो कि हमारी राइवल नेशंस के पास भी अवेलेबल ना हो, एग्जांपल की चाइना या पाकिस्तान के पास, राइट? एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, उसमें कुछ यूनिक फीचर्स है जो कि अब तक किसी भी दूसरी मिसाइल में अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड की। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड आर सस्पेक्टेबल टू एस्पियोनेज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट को मंगवाते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जिनसे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो सके, राइट? ओके। नेक्स्ट है इंपोर्ट बिल। इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए भी हमें इंडिजिनियस प्रोडक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर हम लोग टॉप 3 हमारे जो इंपोर्टर है वो कौन कौन है? रशिया, फ्रांस और इजराइल। अगर हम लोग इनसे हथियार खरीदते तो हमें फ्री में नहीं देते बॉस, हमें इनको पैसा देना पड़ता है, राइट? डॉलर्स में हमें इनको पैसा देना पड़ता है, या इनकी करेंसी में, या जो भी आपस में डील होती है उसमें हमें इनको पे करना पड़ता है। क्लियर है? तो जिससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो ज्यादा बढ़ता है। इम्पोर्ट बिल बेसिकली अगर बढ़ेगा तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो जाएगा, और अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया तो क्या कंडीशन आ जाएगी? बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर बीओपी क्राइसिस हो गया तो क्या होगा? जैसे 1991 में भारत फेस करा था ना बीओपी क्राइसिस, कि हमारे पास तेल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, तो वो वाली कंडीशन आ सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस जो नेक्स्ट बेसिकली कि हमें फोकस क्यों करना चाहिए इंडिजिनियस प्रोडक्शन पे, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस। हमारे आसपास की जो हॉस्टाइल नेबर्स है, फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनसे हमें कहीं ना कहीं खतरा रहता है, तो हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक गेन। भारत जो है अपनी जीडीपी का 3%, 3 से 4% जो है डिफेंस सेक्टर पे
बेसिकली स्पेंड करता है, जिसमें से 60% जो है स्पेंड किया जाता है इंपोर्ट पे। क्लियर है? जिसकी वजह से इकोनॉमिक ड्रेन हो सकता है। अगर हम लोग भारत में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करेंगे तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इज दैट क्लियर? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नेक्स्ट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। कभी कभी जो हम लोग सामान बाहर से मंगवाते हैं, जो इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाते हैं, कभी कभी वो काफी ओल्ड या आउटडेटेड होती है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, ये इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था 2014 में, जो कि ओरिजिनली इसी चीज को जो हमने 2014 में कमीशन किया ना, इसी चीज को सोवियत नेवी ने 1987 में कमीशन किया था, जिसको बाद में 1996 में डीकमीशन भी कर दिया था। यानी कि जिस चीज को वो 1996 में डीकमीशन कर चुके हैं, वो चीज हम 2014 में इंडक्ट कर रहे हैं भारत में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कभी कभी जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, वो काफी आउटडेटेड भी हो सकती है। अगर हम लोग खुद से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो हमें काफी ज्यादा चांसेस है कि हम लेटेस्ट अपडेटेड रहे। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत, कि जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है, ऑब्वियस सी बात है उसको तुम पूरी तरह से अचीव नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस तुम्हें डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तुम कुछ बढ़िया काम करो। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स आर फेवरेबल टू द डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन। पहला है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। इंडिया को ऑब्वियस सी बात है आईटी जाइंट बोला जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स है। क्लियर है? जिनको हम यूज कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली, अगर आप लोगों को मालूम होगा, बीजेपी जब से गवर्नमेंट आई है तो इनका थोड़ा डिफेंस सेक्टर पे ज्यादा ही फोकस है, राइट? तो गवर्नमेंट हैज चेंज्ड इस सेंटेंस स्टैंस ऑन मेंटेनिंग ए मोनोपोली इन डिफेंस प्रोडक्शन। कि पहले क्या होता था, कि पहले जो है ना डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में एक तरह से मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है, राइट? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छा है। अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़िया पैसे इन्वेस्ट करेंगे, डिसिप्लिन होगा, और वो नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे जिनकी वजह से हम बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स या हथियार बना सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोइंग डिमांड। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली बात है उनकी डिमांड बढ़ रही है हर एक नेशन के लिए। जैसे हमारे अगर इंटरनल डिस्प्यूट्स भी है, कुछ एक्सटर्नल डिस्प्यूट, जैसे कश्मीर डिस्प्यूट हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, और यानी कि नक्सलवाद, टेररिज्म हो गया, ठीक है, या फिर हमारे जो एग्रेसिव नेबर्स है जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इस तरह की अगर जब कंडीशंस हो भारत में, तो ऑब्वियसली बात है जो डिफेंस प्रोडक्ट है उनकी डिमांड तो बढ़ेगी ही। नेक्स्ट, इंडिया इज फ्रेंडली इमेज। इंडिया ऐसा मतलब, इंडिया के जो है ना, यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन है, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत जो है, भारत की जो प्राइवेट कंपनीज है, वो रशिया या यूएस की जो कंपनीज है जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट? उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो उनकी टेक्नोलॉजीज है वो सब हमें एक तरह से मिल सकती है। नेक्स्ट, कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया इज नाउ होस्ट टू थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड। न्यू नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है डिफेंस या स्पेस सेक्टर में भी इस तरह के हमें चीजों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, करंट डेवलपमेंट क्या, इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर में, एक आप कुछ लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत हो गया, इंडिया इज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तेजस हो गया, प्रोजेक्ट 75, इसको जरूर लिख के आना। प्रोजेक्ट 75 में आप लोगों को मालूम होगा 6 एडवांस स्टील्थ सबमरीन को इंडक्ट किया जाएगा, जैसे आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस विला। तो इस तरह के जो आईएनएस है इनको बेसिकली बनाया जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन धनुष हो गया, ठीक है, अग्नि 5 हो गया, पिनाका हो गया, अर्जुन टैंक हो गया, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हो गया। ओके, तो आई होप आप लोग को ये कुछ एग्जांपल्स इसमें से याद कर लेना, ताकि आप लोग वहां पे एग्जांपल दे सको कि करंट डेवलपमेंट क्या है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर में, यानी कि क्या भारत ने कुछ बनाया है खुद से, ठीक है, तो आप लोग इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है कि इंडिया एज इंडिजिनाइजेशन प्लान में कि डेफिशिएंसी इन डिफेंस प्लानिंग, प्लानिंग नहीं अच्छी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरह का, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी टू रिजोल्व इश्यूज हिंडर द प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो। लैंड एक्विजिशन रेस्ट्रिक्शंस है, अगर आप लोगों को कुछ प्लांट वगैरह भी सेटअप करने पड़ेगा ना, अगर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने हैं, तो उससे उसके रिलेटेड जमीन भी चाहिए होगी, उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन लॉज है वो हमारे काफी स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से लैंड एक्वायर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो काफी कम है, ठीक है। मैं डाटा दूं तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि इंडिया हैज बीन एबल टू एलोकेट
अपनी जीडीपी का 0.66% उन्होंने सिर्फ एलोकेट कर पाया भारत 2018 में टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जबकि वर्ल्ड एवरेज है 2.63। ठीक है। ओके, डोमेस्टिक कॉम्पिटेंस भारत में जो है एक डोमेस्टिक कॉम्पिटेंस ही नहीं है, मतलब कि जैसे जियो आया तो जियो के साथ एयरटेल भी है, जियो ने अपने प्राइस घटाए तो एयरटेल नहीं बढ़ाए। इंडिया में ऐसा सच कोई डोमेस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं है डिफेंस सेक्टर में कि अगर एक कंपनी ने बढ़िया डिफेंस इक्विपमेंट बनाए तो दूसरी इसके कंपटीशन में और भी बढ़िया बनाए। ठीक है, अगर ऐसा होना चाहिए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्लियर है। नेक्स्ट, डेफ एक्सपो 2022, प्लीज आप इसको यूज कर लेना। ठीक है, ये क्या है, डेफ एक्सपो 2022 क्या है, 12th एंड लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन है ये। इसकी थीम क्या थी, पाथ टू प्राइड। अब इसका एम क्या था, ये लॉन्च किया गया था महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर इन गुजरात एंड गांधीनगर। इसका मेन एम क्या है वो पढ़ो, ये है कि दिस इज द फर्स्ट डिफेंस एक्सपो वेयर ओनली इंडियन कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड इट फीचर्स ओनली मेड इन इंडिया इक्विपमेंट। तो यहाँ पे लोग आएंगे जो भी मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है डिफेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजों का एग्जीबिशन होगा, वो दिखाएंगे यहाँ पे, अपनी काइंड ऑफ एक पावर दिखाएंगे कि हमने ये बनाया, और वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। आर यू गेटिंग इट गाइज? तो आप इसको यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टेप्स में। ओके, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये जो टॉपिक है काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इंटर स्टेट लैंड डिस्प्यूट। तो गाइज टॉपिक है इंटर स्टेट लैंड डिस्प्यूट। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया का चाइना के साथ और हमारा पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा लैंड डिस्प्यूट चले हुए, ठीक है, बॉर्डर लैंड डिस्प्यूट काफी ज्यादा है। बट डू यू नो, भारत में जो स्टेट्स है यानी कि अराउंड 28 स्टेट है, तो उनके बीच में भी आपस में कुछ लैंड डिस्प्यूट्स है। ठीक है, ये लैंड डिस्प्यूट क्यों हुए, इनके काफी ज्यादा रीजंस है। कुछ के हिस्टोरिकल रीजंस भी है, ज्योग्राफिकल रीजंस भी है। ओके, और काफी ज्यादा एक तरह से एथनिसिटी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ रीजंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग इनका एग्जांपल दे सकते हैं अपने आंसर में अगर कोई क्वेश्चन आता है इंटर स्टेट लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, कि कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में बेलगाम रीजन हो गया। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा आसाम और मेघालय के बॉर्डर पे बेसिकली क्रॉस फायरिंग हुई थी जहां पे 10 लोग की जान भी गई थी। राइट, बिहार यूपी के बीच में भी कभी ना कभी बॉर्डर डिस्प्यूट फ्लक्चुएट करते रहते हैं ड्यू टू रिवर्स चेंजिंग कोर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है यहाँ से गंगा बहती है। राइट, ओके। और गुजरात राजस्थान के बीच में भी है ऐसे ही, कर्नाटका केरला के बीच में भी है कासारगोड डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के पास एग्जाम्पल होंगे मेंशन करने के लिए। इनमें से एक या दो एग्जाम्पल याद कर लेना, कुछ एक दो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड याद कर लेना, और एक आप कर्नाटका महाराष्ट्र वाला, और एक कुछ हिमाचल प्रदेश वाला। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ऐसे जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आसाम है और नीचे है मेघालय, इनके बीच में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। अब इनके रीजंस क्या है, इनके रीजंस क्या है, ठीक है। पहला तो जो रीजन है वो है हिस्टोरिकल रीजन, कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ रिक्रिएटिंग बॉर्डर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बेस्ड ऑन एनेक्सेशन। ओके, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स ने इनकी जो बाउंड्री बनाई थी वो इस बेसिस पे नहीं बनाई थी कि यहाँ पे इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं या वहां पे इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको साथ में आने दो तो यहाँ से बाउंड्री खींच देते, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाया था। राइट, तो वहां के जो लोग की एथनिसिटी वगैरह थी, रेस थी, रिलीजन था, सबको इग्नोर करके अपने फायदे के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्या है, जो 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, वहां पे भी मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाई गई थी। राइट, क्योंकि ये आप लोगों को मालूम होगा जब भारत आजाद हुआ तो अराउंड हमने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर अराउंड 14 स्टेट तो थी। ठीक है, बाद में हर एक में से स्टेट्स निकलते गए निकलते गए। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल रीजंस, फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग रिवर, जैसे एग्जांपल एग्जांपल यूपी और बिहार के बीच में जो रिवर अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से जो बाउंड्रीज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदलती रहती है। थिक फॉरेस्ट हो गए, डिफिकल्ट टेरेन हो गए, जो कि डिमार्केशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये इस वाली बाउंड्री पे ये वाला आसाम का रीजन है, ये वाला मेघालय का रीजन है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग डिमार्केशन कैसे करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल रीजंस है, काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है लोग को भड़काती भी है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। नेक्स्ट, लिंगुअल एजर्शन, काफी ज्यादा इंटर स्टेट बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स है उनकी जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट में है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा जो पहला स्टेट बना था
भाषा के आधार पर वो कौन सा था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना था और कब बना था। और उससे रिलेटेड मतलब कि मुझे ये बताना जो लैंग्वेज से रिलेटेड कितनी कमीशन बिठाई गई कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, कितनी कमीशंस बनाई गई। ओके, मुझे ये तीनों चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताएगी जो कि आपकी बेसिक है लक्ष्मीकांत से रिलेटेड। नेक्स्ट, कॉलोनियल डिवीजन। Many of these state demarcation were based on डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स, ये वाला हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये वाला रीजन। नेक्स्ट, इनइक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है, दो स्टेट है, एक के साथ काफी ज्यादा, जब आप लोगों ने एक ही जगह में से, जैसे ये बहुत बड़ा स्टेट था, इसमें से आप लोगों ने डिवाइड कर दिया स्टेट की, इसको अलग स्टेट बना दिया, ए इसको बी बना दिया, लेकिन जो रिसोर्सेज है, एलोकेशन है, हो सकता है सारी इंडस्ट्रीज इस साइड रह गई हो, है नी, और जो एग्रीकल्चर वाला एरिया वो सारा इस साइड रह गया हो। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली बात है ये वाला रीजन ज्यादा एक तरह से डेवलप करेगा, राइट, और ये वाला जो है इतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को कम्पीट कर सके, राइट। तो इनइक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। अब ये क्या है, ये है आर्टिकल 262 इज ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 262 बात करता है अगर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में, दो तीन स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो एक तरह से उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, लेकिन देर इज ए नो कंपेरेबल प्रोविजंस ऑन डिस्प्यूट ऑन लैंड, लैंड से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। आज तक कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं बनाए गए इन चीजों को रिजोल्व करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा हमारे यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल भी होती है, राइट, जोनल काउंसिल्स भी होती है, ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर मीटिंग ही नहीं होती। अगर इनकी प्रॉपर मीटिंग हो तो एटलीस्ट यहाँ पे डिस्कस तो कर सकते हैं ना, अगर तो, क्योंकि यहाँ पे तो काफी सीएम पीएम सब होते हैं ना, आपस में बैठ के डिस्कस को तो कर सकते हैं ना, अगर डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो इश्यू है वो भी सोल्व होगा, बात करने से सब सोल्व होता है, राइट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज यूज करते हैं इनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को भड़काना ज्यादा आसान है इन चीजों के बेसिस पे। नेक्स्ट, अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का। सबसे पहला तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, जहां पे ऑब्वियसली बात है डिस्प्यूटेड एरियाज में जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट करने से बचेगी, अवॉइड करेगी। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ लाइफ। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जापान ने ना नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जापान ने नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था, बट यू नो अभी जो ये आपका चला नहीं था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चले थे, वो नॉर्थ ईस्ट में भी काफी ज्यादा इशू हुआ था, राइट, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड ऑब्वियसली बात है, अब अगर ऐसी तोड़ फोड़ होती रहेगी तो जो दूसरी कंट्रीज है वो अवॉइड करेगी इन्वेस्ट करना। आर यू गेटिंग इट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लाइफ। जैसे कि अभी रिसेंट डाटा भी दे सकते हो कि आसाम मेघालय बॉर्डर पे 5-10 लोगों की जान चली गई क्रॉस फायरिंग की वजह से। नेक्स्ट है रीजनलिज्म। अगर आप लोग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की भावना को उत्पन्न करते हैं, वी असिस्ट देम, ठीक है, मतलब कि वो उनको ये हो जाता है ना, ये तो हमारा ही इलाका है, ठीक है, मतलब जो एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग होती है ना, उसको दरकिनार करके एक रीजनलिज्म वाली फील आ जाती है, ठीक है, कि अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो, हमारा ये तो हमारा ही रहेगा। यू गेटिंग इट। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप इन सर्टेन ग्रुप लीडिंग टू सोशल डिवीजन एंड हेट्रेड। ऑब्वियस सी बात है कि एक एलियनेशन वाली फीलिंग आने लगती है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा काफी ज्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भारत में बढ़ती जा रही थी, राइट, चाहे वो आप खालिस्तानी से रिलेटेड ले लो या आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी सारे ऐसे एक्टिव ग्रुप से उनसे रिलेटेड ले लो, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो इन्हीं वजह से भी बढ़ती है, इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जो उस ऑब्वियसली बात है वहाँ की जो सिक्योरिटी है जहाँ पे इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा इंसर्जेंट्स हो गए या क्रिमिनल हो गए, वो काफी ज्यादा उभर के आने लगते हैं, ठीक है। रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म। काफी ज्यादा जो टेरर एक्टिविटीज है नॉर्थ ईस्ट में वो ट्रिगर की जाती है इसी के द्वारा कि बाय द सेंस ऑफ एलिनेशन एंड डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, ठीक है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है अगर आप लोग इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है तो जो दूसरे टेरर एक्टिविटीज है, टेरर एक्टिविटीज वाले ग्रुप है, वो आप लोगों को भड़का सकते हैं देश के खिलाफ ही, ठीक है, भारत के खिलाफ ही आप लोगों को भड़का सकते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में। नेक्स्ट है जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज है, ऑब्वियसली बात है सेपरेट स्टेट को डिमांड करने की मांग या ऐसी ऐसी चीजें वो उभर के आ सकती है। नेक्स्ट है ब्लो टू फेडरलिज्म। अब इसमें क्या है कि द अगली एंड वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द स्टेट्स आर अगेंस्ट टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस।
एंड देयर ए ब्लो टू द एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें कहीं ना कहीं इश्यू देखने को मिल सकता है। और एक डोमिनो इफेक्ट क्या है, अगर एक स्टेट आज डिमांड करा तो कल को हो सकता है दूसरे स्टेट भी डिमांड करने लगे। क्लियर है? ओके। तो आई होप गाइस आप लोगों को जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसके समझ में आ गए होंगे। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स है इन बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। 3 ऑर्गन पे सोचो। सबसे पहले क्या, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में सोच सकते हो। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सोचो, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, देखो ये रहा आर्टिकल 263 क्या बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल्स है जो कि रिकमेंडेशन देती रहती है इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती, इनको बाइंडिंग बना सकते हैं। और जोनल काउंसिल्स है, जोनल काउंसिल की जो हर रेगुलर मीटिंग करवाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ कि पार्लियामेंट ना बाउंड्रीज, एरिया या नेम ऑफ एनी स्टेट चेंज कर सकती है। आर्टिकल 131 में क्या, अगर दो स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स है उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, दैट इज द ओरिजिनल जुडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन ढूंढो जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट क्या है, बाउंड्रीज को बेसिकली बॉर्डर्स जो है स्टेट के बीच में उनको डीमार्केट करो, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक इसका एरिया है, यहाँ तक मेरा एरिया है, लेकिन उससे जो लोगों के रिलेशंस है वो इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और मेक बॉर्डर इरेलीवेंट बाय प्रोटेक्टिंग एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप एज कल्चरल राइट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये आप लोग कंक्लूडिंग रिमार्क डाल सकते हो कि अगर यूनिटी ऑफ इंडिया को बढ़ाना है तो काफी ज्यादा जरूरत है कि हमें ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व किया जाए, ताकि हमारा जो एक विजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको फुलफिल किया जा सके। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फंडा पे मिल जाएगी। आप लोग जाके स्टडी फंडा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे एमसीक्यू वगैरह पोस्ट होते रहते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हमारी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और ज्योग्राफी की एक मैपिंग बुक भी आने वाली है, इससे रिलेटेड भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।